Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. So we are starting with MCQ series for your competitive examinations. So in this class we are going to discuss the important MCQs of fundamentals of nursing. So first question is, identify which among the following statement is correct. Correct पूछ रहा है in context to vitals monitoring of an infant. ठीक है, एक इन्फेंट की वाइटल्स मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. आपको चार ऑप्शन में से एक बताना है जो करेक्ट है. सो ऑप्शंस रीड आउट करते हैं. फर्स्ट इज टेम्परेचर 36.6 to 37.2 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड इज पल्स रेट 160 to 100 to 160 बीट्स पर मिनट. रेस्पिरेटरी रेट 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट. एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव. सो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इन्फेंट का टेम्परेचर कितना होता है? 36.6 to 37, ये ठीक है. देन पल्स रेट 100 to 160 होता है, ये भी ठीक है. रेस्पिरेटरी रेट 30 to 60 होता है, ये भी ठीक है. देन तो अब तीनों ही ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया? ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सो नॉर्मल वाइटल साइंस क्या होता है इन्फेंट्स का? तो यहीं से आपको 3 क्वेश्चन लर्न हो रहे हैं. अलग अलग भी पूछ सकते हैं ना. इन्फेंट का रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, पल्स रेट कितना होता है. तो टेम्परेचर नॉर्मल होता है 36.6 to 37.2. न्यूबॉर्न का टेम्परेचर कितना होता है? न्यूबॉर्न का टेम्परेचर होता है 36.5 to 37.5. क्लियर. देन पल्स 100 to 160. न्यूबॉर्न की पल्स कितनी होती है? 120 to 160 और सम बुक्स सेज 110 to 150. ठीक है. देन रेस्पिरेटरी रेट 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट. न्यूबॉर्न की कितनी होती है? 40 to 60, है ना. देन डायस्टोलिक बीपी 50/70 होगा और सिस्टोलिक बीपी 74 to 110 mm of Hg होगा. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ पेन ऑन अदर वाइटल साइंस. इफेक्ट्स ऑफ पेन बताना है कि दूसरे वाइटल साइंस पे क्या इफेक्ट आता है. ऑप्शंस रीड आउट पढ़ते हैं. Pain will result into increase in respiratory rate. It will cause increase in pulse rate. It results into decrease in blood pressure or both A and B. क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? पेन की वजह से वाइटल साइंस पे जैसे रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है? आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. जब भी आपका पेन होगा, पेन की वजह से जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज करेगा, पल्स रेट इंक्रीज करेगा आपका. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी. एक्यूट पेन की वजह से ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज करता है, बट इस क्वेश्चन में क्या देता है? इट रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. तो ये गलत हो गया. क्लियर. पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करते हैं विद पेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच IV कैनुला इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर करो जल्दी से कमेंट सेक्शन में. विच IV कैनुला इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. कौन सा यूज करते हैं? ग्रीन कलर वाला, है ना. ग्रीन कलर का नंबर क्या होता है? इट इज 18 गॉज. सो द आंसर इज बी. तो ये आपको याद करना है. IV कैनुला से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है. सो सी, आपको ये नंबर याद करना है विद कलर और उनका इंडिकेशन क्या है. सो 14 गॉज का हमारा होता है ऑरेंज कलर. देन ग्रे 16, 18 का होता है ग्रीन कलर, पिंक होता है 20, देन ब्लू 22 एंड येलो 24. ठीक. देन जो मेन आपको याद रखना है वही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अगर किसी पेशेंट को देना है तो वी यूज ग्रीन कलर. देन अगर पेशेंट को नॉर्मल IV करना है तो वी यूज 20 गॉज. देन चिल्ड्रन में या फिर ओल्डर एडल्ट है वी यूज 22 गॉज. और न्यूनेट्स है या फिर ओल्ड एल्डरली है वी यूज 24, क्योंकि इनका साइज छोटा होता जाता है. नंबर जितना बड़ा है, नंबर जितना छोटा है उतना बड़ा कैनुला होगा. ठीक है, ये अपोजिट है, याद रखना है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्सिंग इंटर्न इज मेजरिंग द कार्डिनल साइंस. मीन्स वाइटल साइंस मेजर कर रहा है एक इंटर्न ऑफ अ पेशेंट, एंड वाइल रिकॉर्डिंग शी आस्क्ड द असाइन्ड नर्स अबाउट द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट अ पेशेंट ब्लड प्रेशर. ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकता है पेशेंट के ब्लड प्रेशर को. विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब बाय असाइन्ड नर्स बेस्ट सपोर्ट द नर्सिंग इंटर्न क्वेश्चन. ठीक है, तो मतलब क्या नर्स जो स्टूडेंट को बताएगी वो स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है.
ठीक है। सो ब्लड प्रेशर इज यूजुअली लोवेस्ट ऑन अराइजिंग इन द मॉर्निंग। बताओ, खुद बताओ, ब्लड प्रेशर मॉर्निंग में जब उठते हैं तो वो यूजुअली लोवेस्ट होता है ना। यस, तो ये स्टेटमेंट तो सही बताई उसने। देन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज विद एज, नहीं, ये तो नहीं होता, क्योंकि एज के साथ जो है ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, वैसा कंस्ट्रिक्शन होता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज आफ्टर ईटिंग फूड, इट इज़ नॉट ऑलवेज बट समटाइम वी कैन से कि इंक्रीज करता है बट नॉट ऑलवेज। सो ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, नो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है विद इंक्रीज कार्डियक आउटपुट या फिर पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, और डिक्रीज करता है विद डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। क्लियर? सो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर विल बी ए। ब्लड प्रेशर यूजुअली लोवेस्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है विद द एज ड्यू टू डिक्रीज्ड इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज एंड इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है और जो इलास्टिसिटी होती है आर्टरीज की वो कम हो जाती है। देन ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है विद इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वॉल्यूम एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड एंड रिजिडिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वन कैन परफॉर्म द ईटी ट्यूब सक्शनिंग एट अ टाइम। सो आप ईटी ट्यूब सक्शन कर रहे हो, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ईटी ट्यूब डला है और यू आर डूइंग सक्शनिंग, तो एक टाइम पे आप कितने सेकेंड्स के लिए करेंगे? ऑप्शन ए 5 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 10 सेकेंड, ऑप्शन सी 20 सेकेंड, ऑप्शन डी 30 सेकेंड्स। कितना करोगे? द करेक्ट आंसर इज 10 सेकेंड। सो जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है वो 10 to 15 सेकेंड्स होता है। यू विल नॉट डू सक्शनिंग फॉर मोर देन 15 सेकेंड्स, आप सक्शनिंग नहीं करेंगे। क्लियर? द रिकमेंडेड टाइम फॉर सक्शनिंग ऑफ एन ईटी ट्यूब शुड बी नो लॉन्गर देन 10 to 15 सेकेंड्स। क्यों नहीं करेंगे? टू अवॉइड द म्यूकोसल डैमेज एंड प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया। सो हाइपोक्सिया एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी अगर आप ज़्यादा देर तक सक्शनिंग करोगे और पेशेंट का SpO2 ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर परफॉर्मिंग द ईटी ट्यूब सक्शनिंग ऑफ, ये ईटी है, ईटी ट्यूब सक्शनिंग ऑफ एन एडल्ट पेशेंट, द नर्स विल सेट द वॉल माउंटेड सक्शन एट डैश प्रेशर फॉर इफेक्टिव सक्शनिंग प्रोसीजर। तो जब आप ईटी ट्यूब सक्शन कर रहे हो तो आप जो आपका वॉल माउंट सक्शन लगा होता है ना, सेंट्रल सप्लाई जो होती है, तो उसमें आप कितना सक्शन प्रेशर सेट करोगे? ऑप्शन ए 150 to 200, ऑप्शन बी 100 to 120, ऑप्शन सी 90 to 110 mm of Hg एंड ऑप्शन डी 50 to 90। बताओ, देखो 150 to 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, पेशेंट को क्या हाइपोक्सिया हो जाएगा, म्यूकोसल डैमेज हो जाएगा, तो आप 150 तो नहीं रखोगे। देन सी 55 to 90, ये तो बहुत कम हो जाएगा। फॉर एन एडल्ट पेशेंट पूछा है ना, एडल्ट के लिए तो बहुत कम हो जाएगा, इससे तो फिर सक्शन होगा नहीं इफेक्टिवली। ठीक है, सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है इज 100 to 120। क्लियर? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। रिकमेंडेड सक्शन प्रेशर देखो इन्फेंट्स के लिए होता है जो 50 to 90, चिल्ड्रन के लिए होगा 90 to 110 एंड एडल्ट्स के लिए होगा 110 to 120। अब देखो ऑप्शन में 110 to 120 नहीं था, तो आप ऑप्शन में उसके पास वाला देखोगे। ठीक है, इसलिए चीज़ें रटनी नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू MCQ देखना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, आपने रट लिया 110 to 120। ठीक है, अब ऑप्शन में 110 to 120 तो है नहीं, आप तो बोलोगे इसमें तो कोई करेक्ट नहीं है ना, बट नहीं, आपको उसके पास वाले देखना है कि क्या दे रखा है ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 to 120। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द नर्स वुड असेस एन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैज़ फीवर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नर्स क्या देखेगी कि किस में इंक्रीज हो रहा है विद फीवर, फीवर के साथ क्या और इंक्रीज हो रहा है। जब पेशेंट को फीवर होता है, यूजुअली आप भी जब वार्ड्स में काम करते हो तो पेशेंट का क्या पल्स रेट इंक्रीज मिलता है ना विद फीवर, जब फीवर होता है तो सो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, पेन इंक्रीज होगा, या बी एंड सी। बताओ। सो आंसर इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, रेस्पिरेटरी रेट। सो जब भी पेशेंट को फीवर होता है तो आपका पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया बी आंसर। सी
The metabolic rate increases with the fever and respiratory rate will increase by about 4 breaths per minute for every 1 degree rise in temperature. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो, इस क्वेश्चन में तो सिंपल पूछा था कि अगर पेशेंट को फीवर है तो क्या इंक्रीज करेगा, तो आपने बोल दिया रेस्पिरेटरी रेट। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आ गया कि क्वेश्चनर ने आपको दे दिया कि फीवर के साथ रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, बताओ कितने से बढ़ेगा, तो उसमें क्या आंसर होगा, 4 breaths per minute with every 1 degree rise in temperature। ठीक है, देन पल्स रेट विल इंक्रीज बाय 10 beats per minute फॉर ईच 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 10 बीट्स बढ़ेगा 0.5 डिग्री सेल्सियस से एंड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से। और यूरिन आउटपुट जब भी पेशेंट को फीवर होता है मोर लाइकली टू डिक्रीज। ठीक है, आपको क्या है, एक क्वेश्चन के साथ सिर्फ वो ऑप्शन नहीं पढ़ना है ना, उसके साथ और क्या क्या क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं वो भी पढ़ना है। तो यूरिन आउटपुट का अगर आ गया तो डिक्रीज करेगा। देन ब्लड प्रेशर इज मोर लाइकली टू डिक्रीज विद द फीवर बिकॉज ऑफ पेरिफेरल वेसोडाइलेशन। तो ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज करता है, नॉट इंक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, a patient is intubated with endotracheal tube and to confirm the placement of the tube bedside chest x-ray is done। ठीक है, the tube is correctly placed if it is how many centimeters above carina। सो पूछ रहा है कि आपने एक एंडोट्रैकियल ट्यूब डाला पेशेंट को और पेशेंट का बेड साइड चेस्ट एक्सरे कराया टू कंफर्म कि हमने जो ईटीटी डाला है वो सही प्लेस में है या नहीं है। ठीक है, तो आप कब बोलोगे कि वो सही प्लेस में है, अगर वो कैराइना से कितना सेंटीमीटर अबव हो। सो व्हाट इज कैराइना, हमारे ट्रैकिया होते हैं, देन ये जहाँ पे बाइसेप्टिकेट करता है और ये सेकेंड ब्रोंक्यूल्स बनता है तो वहाँ बोलते हैं हम कैराइना, जहाँ ये बाइफर्केशन होता है। ठीक है, तो इससे कितना ऊपर होना चाहिए, यहाँ हम एंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं। ठीक है, तो इट शुड बी 4 to 6 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर इज सी। देखो, प्लेसमेंट ऑफ एन ईटीटी, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और पता चला है कि आपने ईटीटी डाला तो आप उसका कंफर्म कैसे करेंगे प्लेसमेंट, बाय चेस्ट एक्सरे। ये भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो करेक्ट प्लेसमेंट होता है 5 सेंटीमीटर अबव द कैराइना। सो इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर नहीं दिया होता, 1 to 2 बहुत कम हो जाएगा, 2 to 4 बहुत, 5 कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो 4 to 6 सेंटीमीटर आप इसमें डालोगे। क्लियर। कैराइना क्या होता है, सी देखो ये होता है कैराइना, दिस वन, ये हमारा ट्रैकिया है। ठीक है, ट्रैकिया यहाँ पे बाइफर्केट कर दिया इनटू ब्रोंकियाई। ठीक है, ब्रोंकस लेफ्ट और राइट, मेन ब्रोंकस में जब ये डिवाइड करता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम कैराइना। तो इससे 4 to 5 सेंटीमीटर यहाँ तक ईटी ट्यूब आपका आना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a nurse is providing the routine Follis care to a female patient. The nurse will place the patient in which position for this procedure? जो नर्स है वो फॉलिस कैथेटर केयर दे रही है। ठीक है, तो क्या पोजीशन देंगे, साइड लाइन, नहीं साइड लाइन दे दिया तो कैसे करेगी फॉलिस केयर, नो। लिथोटमी पोजीशन, नो लिथोटमी पोजीशन इसमें तो नहीं देते फॉलिस केयर में, वी यूज फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज में हम लिथोटमी पोजीशन यूज करते हैं। देन सुपाइन पोजीशन, नो सुपाइन पोजीशन दे दिया तो नहीं होगा ना, देन आंसर इज डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। So the position for urinary catheter care for a female patient is dorsal recumbent and male patient के लिए आप दोगे supine position। See, this is dorsal recumbent position। आपके knees flexed होंगे यहाँ पे, ठीक है, और एक पिलो होगा under your head। Clear? So this is dorsal recumbent position। So positions भी बहुत important है। मान लो आपको किसी position का picture दे दिया and they can ask you the name of that position। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्सिंग स्टूडेंट आस्क्ड द क्लिनिकल एजुकेटर अबाउट हाउ ऑफन द फॉलिस कैथेटर शुड बी चेंज। कि फॉलिस कैथेटर जो आपने मान लो आज डाल दिया, आज है आपकी डेट, आज मान लो आपने 9 तारीख को, ठीक है, फॉलिस डाला है, सो इट इज़ डे 1। ठीक है, आज फॉलिस डाला है तो आप इसको कितने दिन बाद चेंज करोगे, यू विल चेंज इट आफ्टर 14 डेज। ठीक है, ये आपके प्रोटोकॉल है कि ये आपको 14 डेज के बाद चेंज करना ही करना है। सो एवरी 14 डेज। क्लियर। सो मान लो ये तो है हमारे नॉर्मल जो लेटेक्स के फॉलिस होते हैं,
ये हमारे नॉर्मल लेटेक्स के फॉल। एक होता है सिलिकॉन कैथेटर आता है ना, सिलिकॉन फॉलिस कैथेटर जो सिलिकॉन से बना होता है, उसका डेज कितना होता है 90 डेज। ये भी क्वेश्चन आता है। और वी कैन से 3 मंथ्स या फिर वी कैन से 12 वीक्स। क्लियर? आंसर इज सी। द लेटेक्स फॉलिस कैथेटर शुड बी चेंज्ड आफ्टर 14 days. The silicone catheter which is used for long term should be changed after 12 weeks or 90 days. सी, हम साथ साथ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ये है हमारा फॉलिस कैथेटर, ठीक है। इसमें देखो ये है टू वे फॉलिस कैथेटर और ये है 3 वे फॉलिस कैथेटर, ठीक। इसमें और एक मेन चीज़ है, आपको क्या लर्न करना है, इसके साथ भी कलर कोडिंग होता है। सी, इसमें भी नंबरिंग होते हैं, ये ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज, ठीक है। तो ये 14, 16, 20 ऐसे नंबर होते हैं, तो ये भी आपको लर्न करना है। देन ये वाला हमारा सिलिकॉन कैथेटर, सिलिकॉन 2 वे कैथेटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डॉक्टर ऑर्डर्ड द रूटीन यूरिन सैंपल फॉर द पेशेंट विद इनड्वेलिंग यूरिन कैथेटर। इनड्वेलिंग यूरिन कैथेटर है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिलेटेड टू रूटीन यूरिन सैम्पलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। एक डॉक्टर ने ऑर्डर किया कि आपको रूटीन यूरिन सैंपल लेना है पेशेंट को जिसको कैथेटर है। सो आपको इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है जो करेक्ट है। सो सी, फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है हमारे पास, बिफोर टेकिंग द सैंपल क्लैम्प द ड्रेनेज बैग फॉर एटलीस्ट 20 to 30 minutes, कि आपको यूरिन सैंपल लेने से पहले उसको क्लैम्प करना है। देन बी ऑप्शन क्या है, रिलीज द क्लैम्प बिफोर विदड्रॉइंग द यूरिनरी सैंपल। सो सी, क्या ये सही है, रिलीज द क्लैम्प बिफोर विदड्रॉइंग द यूरिनरी सैंपल? नहीं, अगर हमने सैंपल लिया ही नहीं और पहले ही हम वो अनक्लैम्प कर देंगे, रिलीज कर देंगे क्लैम्प, तो सारा यूरिन बैग में चला जाएगा है ना, तो सैंपल के लिए तो बचेगा ही नहीं हमारे पास, तो ये इनकरेक्ट हो गया। देन डिटैच द ड्रेनेज बैग फ्रॉम द कैथेटर, देन कलेक्ट द सैंपल डायरेक्टली फ्रॉम द ड्रेनेज बैग। नो, नेवर, हम कभी भी डिटैच नहीं करते ड्रेनेज बैग को कैथेटर से। बट ये बहुत सारे हमने देखा है ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। ऐसे हम नहीं कर सकते। जो बैग को फॉलिस कैथेटर से कुछ लोग करते हैं, डिटैच करके वहाँ से सैंपल लेते हैं, बट ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि 2 गलत हो गए, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। बिफोर टेकिंग द सैंपल क्लैम्प द ड्रेनेज बैग फॉर एटलीस्ट 20 to 30 minutes. So it should be clamped before taking the sample in order to make the bladder full to get the sufficient volume of urine for sampling. Clear है? So this much is the topic. आज हमने कुछ MCQ पढ़े। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई MCQ ऐसा है जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा, then please write down in the comment section. And if you want other videos like this, please also write in the comment section.